दोस्तों आज की कहानी हरियाणा के एक छोटे से कस्बे की है, जहां एक अमीर ट्रेडर्स की पत्नी रितु ने अपने पति के खिलाफ बहुत ही खौफनाक प्लान बनाया कि जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह अंधेरे में एक दिया जल ही जाता है, उसी तरह इस कहानी में एक शख्स ऐसा भी है जिसने इस कारनामे का पर्दाफाश कर दिया। आखिर कौन था वो शख्स? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के करनाल जिले की एक छोटे से कस्बे की। यहाँ एक व्यक्ति रहते थे, संजय मल्होत्रा, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। 10-12 ट्रक इनके चलते थे और इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। इनकी उम्र लगभग 40-42 साल के आसपास में थी। संजय जी की शादी हुई थी रितु नामक एक लड़की से, जिनकी उम्र इनसे लगभग 15 साल कम थी। और जो संजय जी का ये रिश्ता है वो इनके रिश्तेदार के जरिए हुआ था। जो रितु के घर वाले थे वो संजय जितना मजबूत और इतना अमीर तो नहीं थे। जब इनका रिश्ता उनके पास गया तो उनके परिवार वाले तत्काल हाँ कर दिए, बगैर रितु से पूछे कि आपको पसंद है या नहीं पसंद है। शादी के 1-2 साल तक तो ठीक ठाक भी था, फिर धीरे धीरे उसके मन में अकेलापन घर करने लगा। उसको ये लगने लगा कि रोमांच नाम की कोई दुनिया हमारे अंदर नहीं बची है। दोस्तों, संजय जी के पास एक ड्राइवर काम करता था जिसका नाम विशाल था। विशाल संजय जी की पर्सनल गाड़ी चलाता था। वो बातें बनाने में भी स्मार्ट था। उसकी उम्र लगभग 38 साल थी। वो स्मार्ट भी था और संजय जी के घर भी आता जाता रहता था। दोस्तों, शुरुआत में रितु और विशाल की खास कामों पर बात होती थी, जैसे साहब कब आएंगे, गाड़ी कब निकालनी है। लेकिन धीरे धीरे संजय जी घर से बाहर रहने लगे। ट्रक के कारोबार से व्यापारी आदमी थे, ट्रेड का बिजनेस देखने के लिए बाहर जाते थे। तो धीरे धीरे रितु घर पर अकेली रहने लगी और विशाल का आना जाना भी कुछ बढ़ने लगा। एक दिन विशाल ने जानबूझकर रितु से पूछा, भाभी क्या बात है, क्या बात है, तबीयत गड़बड़ है, अकेली क्यों रहती हो? तो उस समय तो रितु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने कहा कि क्या करूं, आपके भैया तो काम में बिजी रहते हैं और एकदम से हमें खालीपन महसूस होता है। वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाते रहते हैं। दोस्तों, यहीं से विशाल को मौका मिल जाता है। वो धीरे धीरे रितु के करीब आने लगता है और कुछ ही महीनों में वो रितु के इतना करीब आ जाता है कि कभी कभी उनकी तारीफ कर देता है, कभी कभी उनके दुख में हमदर्द बन जाता है। तो यहीं से इन दोनों का इतना खतरनाक रिश्ता बना, जो कि इस खतरनाक कहानी को अंजाम देता है और इस डरावनी कहानी को बयां करता है, एक एक शब्द बयां करता है। दोस्तों, एक रात संजय जी दौरे से थोड़ा जल्दी वापस आ जाते हैं और उसने देखा कि विशाल की बाइक उनके घर के बाहर खड़ी है। तो वो बाइक देखकर चौंक जाते हैं और जब अंदर जाते हैं तो देखा कि विशाल उनके घर के अंदर बैठा है। तो उनको शौक तो लगा, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या बात है, इतना जल्दी क्यों आए हो, आज यहाँ क्या कर रहे हो? तो विशाल ने बताया कि सर, कल के गाड़ी का हिसाब देना है। तो उन्हें तो डाउट था, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी रितु पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, यहीं से रितु और विशाल दोनों डर जाते हैं कि कहीं उनकी अश्लीलता सामने ना आ जाए। तो यहीं से जन्म लेता है एक खतरनाक प्लान, जिसको अंजाम देने वाले हैं ये दोनों। एक रात जब दोनों बात कर रहे थे तो विशाल कहता है, रितु ऐसे कब तक चोरी छिपे चलता रहेगा, या तो हमें अलग होना पड़ेगा या तो फिर। ये कहकर विशाल चुप हो जाता है। तो रितु पूछती है क्या? तो विशाल कहता है, या फिर हमें साहब को रास्ते से ही हटाना पड़ेगा। ये सुनकर रितु एकदम सन्न हो जाती है, एकदम चुप हो जाती है। लेकिन विशाल उसे लालच देता है, रितु सोचो, अगर साहब नहीं रहते तो उनका सारा संपत्ति हमारी हो जाएगी, उनका सारा धन हमारा हो जाएगा, सारा ट्रक हमारा हो जाएगी, सारी जमीन हमारी हो जाएगी और केवल हम दो रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। रितु इसको सोचती है और रितु भी विशाल के इस खौफनाक प्लान को सोचते डरते हुए हामी भर देती है। तो रितु और विशाल ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों ना हम संजय जी की तबीयत धीरे धीरे बिगाड़े, ताकि देखने वालों को भी ये लगे कि उनकी जो मौत है वो अचानक हुई है, केवल एक एक्सीडेंटल लगी। तो घर के खाने में मिलावट करना शुरू कर देती है और कुछ ऐसा पदार्थ मिलाती है उनके खाने में कि धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उनको चक्कर आना लगता है। लेकिन संजय जी को ये लगता है कि
उनके जो काम का प्रेशर है इसकी वजह से हमें चक्कर आता है, और उसको समझकर वो अपनी तबीयत को टाल देते हैं कि चलो होगा, काम का वर्क है, तो उससे हमें कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन 2-3 महीने में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, और जब वो अस्पताल जाते हैं तो जांच कराते हैं, लेकिन शुरुआती जांच में उनको कुछ नहीं पकड़ में आता है, उनकी जांच में भी कुछ नहीं पकड़ में आता है। उनके घर में इतनी सावधानी से ये सब चल रहा था कि किसी को कोई भनक ना पड़ लगे, कोई भी जांच में ये सब ना आ सके, इतनी सावधानी से रितु ये सब कारनामे को अंजाम दे रही थी। तो ऊपर से बहुत ही चिंता करती और चिंतित पत्नी का होने का नाटक करती, और डॉक्टर के पास इनके साथ में जाती, दवाइयाँ भी वही ला कर देती। तब भी इनका तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगा, लेकिन फिर भी संजय जी समझ नहीं पाई। तो संजय जी के घर में एक बुजुर्ग काका नौकरी करते थे, जिनका नाम था रोशन काका। वो पिछले 15 सालों से संजय जी के घर में नौकरी करते थे, और वो संजय जी को अपने बेटे की तरह मानते थे। रोशन काका को कुछ बातें खटकने लगी। उन्होंने नोटिस किया कि जब संजय जी घर से बाहर चले जाते हैं तो विशाल घर घंटों तक बैठा रहता है, और उन्होंने एक बात और नोटिस की कि जब संजय जी घर के अंदर आते हैं तब रितु मैम खुद ही खाना बनाती हैं, और उनको खाना खुद ही परोसती हैं, किसी को रसोई में आने तक नहीं देती, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन रोशन काका को रसोई के पीछे एक डिब्बा छिपा हुआ मिला, जिस पर कोई लेबल नहीं था। रोशन काका इसको देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये डिब्बा जिसमें कोई लेबल नहीं है, ये घर के रसोई के पीछे क्या कर रहा है। लेकिन रोशन काका कुछ नहीं कहते, शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एक रसोईया ही थे। वो भी 15 सालों से, पिछले जब ऋतु नहीं थी उससे पहले से घर के अंदर काम कर रहे थे, और खाना वही बना रहे थे। रोशन काका को यकीन था यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं था, और वो संजय जी को सीधा बताना चाहती थी। तो सबूत ना होने के कारण वो भी डरते थे कि अगर हमने उनसे बता दिया और बात गलत निकली तो इस घर में बहुत कलह मच सकती है। तो रोशन काका फैसला करते हैं कि पहले पक्का सबूत जुटाया जाए, फिर उसके बाद तब उनको बताया जाए। तो एक रात जब संजय जी दौरे पर गए होते हैं तो विशाल घर में आता है और सीधा अंदर चला जाता है। वो और रितु जब अंदर बैठकर बात कर रहे थे तो हमारे रोशन काका ने उनकी बातें चुपके से सुनने की कोशिश की, और उन्हें साफ सुनाई देता है। वो जब चुपके से सुन रहे थे तो उनको साफ सुनाई देता है कि बस अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर रास्ता साफ। तो रितु ने जवाब दिया, हाँ बस अब कुछ ही दिनों की बात है, अब हमें थोड़ा सा डोज और बढ़ा देना चाहिए। तो ये सुनकर रोशन काका समझ जाते हैं यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। ये सुनते ही रोशन काका चुपके से बाहर चले जाते हैं और पैदल सड़क पर चले जाते हैं एक पीसीओ के पास। पीसीओ में जाकर उन्होंने सीधा फ़ोन लगाया संजय के दोस्त, जो कि इस शहर से बाहर एक बड़े अधिकारी थे, पुलिस के एक सीनियर अधिकारी थे। पुलिस अधिकारी का नाम था इंस्पेक्टर सुधीर, जो कि ये जो काका थे इन्होंने उनको बताया, और उन विस्तार से जब वो सुने तो उन्होंने पूरा सब कुछ उनको बता दिया, जो कि वो सादा डिब्बा, फिर उसके बाद संदिग्ध व्यवहार, और ये सारी बातें जब उनको सुनाई तो सुधीर ने कहा, काका आपने बहुत अच्छा किया जो कि हमें बता दिया। यह ऐसा सुनते ही उन्होंने ये मामला बहुत ही गंभीरियत से लिया और कहा कि अब हमें इसको बहुत संज्ञान में लेना होगा, ताकि ये जो हमारा केस है ये कोर्ट में टिक सके, नहीं तो अगर कोई सबूत नहीं रहेगा तो केस कोर्ट में नहीं टिकेगा। तो इंस्पेक्टर सुधीर ने योजना बनाई और संजय सिंह को बुलाया। बिना हड़बड़ाए उन्होंने संजय सिंह से कहा कि हमें आपका चेकअप कराना होगा, और उन्होंने शहर के एक बड़े अस्पताल में उनका चेकअप कराया जाता है। वहाँ पर अभी भी संजय सिंह को कोई नहीं कुछ पता नहीं। वो कहते हैं कि आपकी तबीयत पहले के हिसाब से कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, तो हम इसीलिए आपका चेकअप कराते हैं, क्योंकि हम आपके मित्र हैं। आज की रिपोर्ट में साफ पता चलता है कि उनके शरीर में धीरे धीरे हानिकारक पदार्थ जा रहा था, जो कि कोई खास बीमारी का लक्षण नहीं था। इस जांच को देखते ही संजय जी सदमे में चले गए, लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें समझाया कि अभी शांत रहिए और हमें असली गुनहगार तक पहुंचना है, जो इसके पीछे है।
ये तय करती है कि अगली बार घर के अंदर कुछ ऐसे गुप्त डिवाइस और कैमरा लगाए जाएंगे, रिकॉर्डिंग डिवाइस, जिससे कि जब अगली बार रितु और विशाल घर के अंदर बात कर सके तो सब कुछ रिकॉर्ड हो सके, ये क्लियर हो सके कि क्या माजरा है। अगर हम बात करें रोशन काका की, तो उनकी मदद से ये सब संभव हो पाता है। जहां बैठका रहता है वहां रिकॉर्डिंग डिवाइस और कैमरा सब गुप्त तरीके से लग जाता है संजय जी के घर में, कि अगली बार जो साजिश हो उसका पर्दाफाश हो सके। तो कुछ ही दिनों में संजय जी दोबारा घर से बाहर जाने का नाटक करते हैं। इस बार उनका बाहर जाने का प्लान नहीं रहता, केवल नाटक रहता है। वो पास के ही थाने में अपने मित्र के साथ जाकर बैठकर ये सारा कुछ देखना चाहते हैं। तो वो जाकर थाने में बैठ जाते हैं और उनके जाते ही रात के अंधेरे में विशाल आता है और रितु से कहता है कि आज के खाने में ये पूरी मात्रा डाल देना, ताकि इसको खाकर पूरा काम समाप्त हो सके, काम तमाम हो जाए और हम शहर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। ऐसे ही रितु रसोई की तरफ बढ़ती है। बाहर खड़े इंस्पेक्टर सुधीर सिंह अपने टीम के साथ अंदर दाखिल होते हैं और विशाल को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं उस डब्बे के साथ। और जांच में ये पता चलता है कि उस डब्बे में खतरनाक जानलेवा केमिकल था जो कि संजय जी को देने वाले थे। और तभी उसी वक्त संजय जी की भी एंट्री हो जाती है। रितु और विशाल दोनों दंग रह जाते हैं संजय जी को जिंदा देखकर। संजय जी दुखी आवाज में कहते हैं, रितु, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें माना, तुमने ही मेरी जिंदगी खत्म करने का प्रयास किया, हमें मार डालने की कोशिश की। रितु के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। रितु शांत रहती है, केवल वह यही कह पाती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गई थी। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और मामला कोर्ट में चला। तो जांच से ये पता चला कि विशाल इससे पहले एक और शहर में ऐसा कारनामा कर चुका है जिससे कि जान को खतरा हो सके। इससे पहले भी उसने एक अमीर घर में ऐसा करने की कोशिश की थी। जब उसे लगा कि हम पकड़े जाएंगे, वहां से वो पहले ही फरार हो चुका था। वही हाल इसने यहाँ रितु के मामले में भी किया। अदालत में सबूतों और रिकॉर्डिंग के आधार पर रितु और विशाल को हत्या के आरोप में, हत्या की कोशिश में लंबी सजा सुनाई जाती है। उनको लंबा कारावास हो जाता है और संजय जी की जान बच जाती है। रोशन काका को इसकी वफादारी का इनाम मिलता है और पूरे इलाके में उनकी वाहवाही होती है। संजय जी अपने सेहत में सुधार होने के बाद उन्होंने रोशन काका को अपने जमीन का एक हिस्सा उनके नाम कर दिया। उन्होंने कहा, काका ये हमारा फर्ज है, और उनको अपने परिवार का एक हिस्सा मान लिया। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और नाजायज रिश्ते में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, जो कि एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। किसी ईमानदार व्यक्ति को या उसके परिवार को उजाड़ने के लिए लालच या नाजायज रिश्ते ही काफ़ी होते हैं। इससे हमें बचना चाहिए और अगर कोई ऐसा कदम उठाता है तो हमें शांत रहने की बजाय सतर्क रहकर उसकी कंप्लेन हमें करनी चाहिए और उसका हमें भंडाफोड़ करना चाहिए, ताकि ऐसे रिश्ते में कभी दरार ना आ सके और लालच करने वाले हमेशा पकड़े जा सकें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि रितु और विशाल के साथ जो हुआ सही हुआ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।